अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। ज़िंदगी में कुछ मामलात किसी दूसरे की कोताही, गफलत या गैर जिम्मेदारी से ऐसे बिगड़ते हैं कि बाद में उनको संभालना नामुमकिन हो जाता है और एक हंसता बसता घर वीरान हो जाता है जिसमें कई लोग आजमाइश के भंवर में फंसकर बेबस हो जाते हैं और उनकी नज़रें अपने सवालों का जवाब तलब करती हैं जिसमें वो उलझे होते हैं क्योंकि उनका भरोसा और एतमाद टूटकर ऐसे बिखर चुका होता है कि समेटना मुश्किल होता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी माशरे में तिब्बी मुआलिजीन और मराकिज अहम किरदार अदा करते हैं और इंसानी जिंदगी को अपनी बेहतरीन तशखीस और इलाज से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जरा सी कोताही और गफलत इस मुकद्दस पेशे को दागदार कर देती है। कराची के एक मशहूर निजी अस्पताल में हंसता मुस्कुराता जवां साला फराज कॉलर बोन ब्रेक होने पर एक मामूली ऑपरेशन की गर्ज से दाखिल हुआ और ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया लगने के बाद हालत खराब होने पर नौबत चेस्ट ट्यूब लगने से वेंटिलेटर तक पहुँच गयी। मामूली सी इंजरी जो की ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के मुताबिक 95 से 98% खुद ही 4 से 6 हफ्तों में जुड़ जाती है। फराज की नागहानी मौत की वजह बन गई और अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर फराज के साथ ही सारे मामलात पेश आए और एक खुशियों भरा घर मातम कदे में बदल गया। इन लोगों ने जो 3 घंटे जाया किए ना, इनको वो नहीं करने चाहिए थे। मैं चाहती हूँ उन लोगों को सजा मिले, मेरी बेटी का घर उजाड़ गया। फराज के घर वाले सारे मामले की रिपोर्ट सिंध हेल्थ केयर कमीशन में करने का फैसला कर चुके हैं ताकि उनकी दादरसी हो और कोई दूसरा इंसान ऐसी सूरत हाल का शिकार ना हो। जिंदगी खुशी और गम का एक ऐसा इम्तजाज है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं, लेकिन वक्त अक्सर औकात ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देता है कि एक हंसती मुस्कुराती इंसानी शख्सियत दूसरों की गफलत या नाअहली की वजह से मौत की आगोश में चली जाती है और पूरा खानदान अफसोस से हाथ मलता रह जाता है और अपने प्यारों को खोने का एहसास ऐसी तकलीफ में मुब्तला कर देता है जिसकी तकलीफ से सिर्फ वही वाकिफ होता है जो इन तमाम हालात से गुजर रहा होता है। ऐसे ही कड़े वक्त से जवां साला फराज फ़हीम के घर वाले भी गुजर रहे हैं जिन्होंने हंसते मुस्कुराते फराज को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से फराज को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से एक मामूली ऑपरेशन कब्र तक ले जाने का सबब बन गया। आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम फराज के घर के बाहर मौजूद हैं। हफ्ते वाले दिन होने वाले एक छोटे से एक्सीडेंट में ऐसा क्या हुआ कि जुमेरात को फराज का जनाजा उठा। हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस थी, इलाज सही से नहीं हुआ था या वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश थे। तमाम चीज़ें क्या थी, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त फराज के ससुर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज का एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल गए। एक्चुअली मेरे घर में मेरी दूसरी छोटी बेटी की मेरी शादी की तकरीब थी और फराज किसी काम से बाहर गए थे, तो हमारी ही इसी सोसाइटी में वो आई थिंक 10-15 की स्पीड में गली में क्या घर के पास ही मेरे घर से 2 घर पहले जो है गाड़ी खड़ी हुई थी, तो वो गाड़ी का दरवाज़ा किसी बच्चे ने किसी औरत ने खोल दिया, तो वो उनकी एक उंगली पे लगा जिसकी वजह से हैंडल डिसबैलेंस हुआ और वो एक अपने राइट शोल्डर के बल पे नीचे गिर गए और उनकी ये जो कॉलर बोन है वो ब्रेक हो गई। ये उन्होंने बताया कि मेरी तकलीफ हो रही है, तो आपको पता चला कि ये ब्रेक हो गई या आप किसी डॉक्टर के पास लेके गए? वो एक्चुअली उनका हाथ नहीं उठ रहा था, जब मैं गया फ़ौरन ही मुझे पता चल गया क्योंकि मेरे घर से 2-3 घर पहले ही था, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि पापा ये मेरा हाथ उठ नहीं रहा है और मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो मैंने उनको फ़ौरन बोला कि हॉस्पिटल चलते हैं, हमारे करीब जो है वो क्लिनिक है, वहाँ पर उन्होंने एक्सरे किया तो एक्सरे में दिखा कि ये कॉलर बोन ब्रेक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आप जो है वो मंडे को आ जाइएगा, क्योंकि सैटरडे नाइट की बात है, 7:30 बजे ये गिरे थे, आई थिंक 8 बजे 8:30 बजे के करीब हम वहाँ पर थे। तो उन्होंने कहा हम जो है वो फर्स्ट एड के तौर पर उन्होंने एक बैक सपोर्ट लगाई थी और एक कॉलर लगा दिया, तो उन्होंने घर भेज दिया। उन्होंने कहा मंडे को आप आइएगा। मतलब उन्होंने कहा था कोई फिक्र की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा आप मंडे को आए। अच्छा, मंडे को आए तो क्या करें? उन्होंने तो ये नहीं बताया? मंडे को आएंगे तो उन्होंने भी सर्जरी ही बताई थी। अच्छा, सर्जरी बता दी। उन्होंने भी सर्जरी बताई थी
और हम जब यहाँ पर आए तो फराज को पेन हो रहा था। उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी हड्डी यहाँ पर दिख रही है, तो आप जो है वो, तो मैंने कहा इसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो हम चले जाते हैं, क्योंकि एक रिनाउंड इदारा है जिसमें हम सब ही जहाँ हड्डी का कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ जाते हैं। 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब हम वहाँ पहुँचे होंगे। उन्होंने जो है देखते ही जो एक्सरे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, आप इसे एडमिट कर दें। तो इन्होंने फ़ाइल वाइल बना दी और एडमिशन फॉर्म भर के उन्हें ऊपर असगर वार्ड में शिफ्ट किया। उन्होंने खुद से सिर्फ उसी एक्सरे पे रिलाई किया या खुद भी नहीं, खुद भी एक एक्सरे किया इन्होंने, एक एक्सरे खुद भी किया, फिर ओटी में ले जाके उसके बैंडेज की, जिससे वो रिलैक्स हो गया था, उसको सुकून आ गया था। तो घर में दावत भी थी, उस दिन प्रोग्राम था, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हम जो है, आप एडमिशन तो आपने कर दिया, कोई बात नहीं, आप चाहे तो चार्ज कर लें, लेकिन हमें आज जाने दें, हम कल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ऑपरेशन से एक दिन पहले एडमिट होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट वगैरह होने थे इसलिए एडमिट होना था। उसका ब्लड ले चुके थे उन्होंने टेस्ट के लिए, जो भी ऑपरेशन से पहले उन्होंने ऑपरेशन सही है। और इस सर्जरी के हवाले से उन्होंने क्या बताया था कि कितनी देर की है और कोई परेशानी की बात है? किसी डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया था कितनी देर की है, किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास भेजा था आपको? किसी डॉक्टर के पास नहीं भेजा, हमें कोई डॉक्टर मिला ही नहीं। इवन जो इमरजेंसी में था, उन्होंने ये बताया सर्जरी कौन करेगा? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इवन आप ये देखें कि हमें जो डील करते रहे उस दौरान, हम जब एडमिट भी हो गए थे संडे को रात 10 बजे हम वहाँ पर दोबारा चले गए थे, मैं, मेरी बेटी और मेरा दामाद फराज, हम तीनों वहाँ पूरी रात वहाँ पर रहे। तो इवन किसी डॉक्टर ने विज़िट भी नहीं किया था वहाँ। फराज की जो है अम्मी, अब्बू और भाई, भाभी, बहनोई सब लोग आए, हमारे तरफ से रिश्तेदार सारे लोग, हम लोग। सही है, जब सारे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं तो मशवरे भी बहुत सारे देते हैं। लोगों ने कुछ बताया कि इसको सर्जरी कराने की ज़रूरत है या नहीं है, या कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए या नहीं? देखिए क्या कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपके साथ होने वाली होती है ना, तो हमारी अकल पे भी पर्दे पड़ जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि हमें अब तक ना किसी डॉक्टर कोई आया हमारे पास, ना किसी ने हमें बताया, ना इवन मुझे तो लगता है शायद हमने ऑपरेशन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी शायद साइन किए नहीं किए, क्योंकि मैंने सिर्फ एडमिशन के वक्त अगर कोई चीज़ साइन की होगी तो की होगी, ऑपरेशन से पहले ना बाद में। ऑपरेशन से पहले एक कंसर्न फॉर्म होता कोई है जो चीज़ साइन करवाएगा, कोई चीज़ नहीं साइन कराई गई, इन्होंने कोई चीज़ साइन नहीं कराई। मैं बता दिया आपको कल कितने बजे ऑपरेशन होगा? हाँ, इन्होंने बताया कि मंडे को शाम को हम ऑपरेट करेंगे, 5-6 बजे के टाइम उन्होंने कहा था। तो हम बैठे हुए थे, सारी फैमिली वहीं पे थी और बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन थे वहाँ पे। अच्छा, इस दौरान फराज ने बताया कि मुझे कहीं और भी पेन हो रही है या कहीं और भी तकलीफ हो रही है? कोई कंप्लेन नहीं थी फराज। सही। अच्छा, उनका चेस्ट का एक्सरे वगैरह हुआ था? सिर्फ यहाँ पेन का तो उन्होंने कहा था, लेकिन और कहीं नहीं था। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर आपको ओटी लेके जाया जा रहा था तो उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आप मालूम करते हैं, आप एनेस्थीसिया देने से पहले टेस्ट करते हैं कि कितनी मिकदार, थोड़ी थोड़ी मिकदार में चेक करते हैं क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। आपके ख्याल में वहाँ पे अनट्रेंड स्टाफ था? अगर ट्रेंड होता तो ये नेग्लिजेंस नहीं होती। एक छोटी सी सर्जरी के लिए भेजा था, मैं खुद ओटी के दरवाजे तक फराज को छोड़ के आया था और वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने अपनी वाइफ को भी बोला था कि मैं अभी वापस आ जाऊंगा तो तुम बस यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। 6 बजे वो ओटी में गया है और हम रात को 11:15 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ बताया था कि कितनी देर का ऑपरेशन होगा, कितने घंटे का? कुछ भी नहीं बताया। इवन मैं कह तो रहा हूँ आपको। तो ये जो सारी कम्युनिकेशन आपसे हो रही थी, स्टाफ कर रहा था? कौन कर रहा था? स्टाफ कर रहा था। उन्होंने हमें बोला था कि आपको डायरेक्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो फ्लोर पे स्टाफ है आप उसको बोल दें, वो खुद हमसे कर लेगा। पूरा संडे नाइट आप एडमिट रहे, मंडे शाम में ऑपरेशन होना था, पूरा दिन कोई आपके नज़दीक कोई काबिल बड़ा डॉक्टर आया नहीं जिसने आके चेक किया हो, जिसने बताया हो? कोई भी नहीं आया। इवन जाहिरी बात है, देखिए मैं जो कह रहा हूँ शायद मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में कैमरास तो होंगे, वो वहाँ चेक कर सकते हैं। कहीं पे अगर कोई चीज़ होगी तो मेरे साइन होंगे या कुछ कोई एविडेंस तो होगा उन लोगों के पास। 6 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्या करते रहे उस
बच्चे के साथ कि वो इस पोजीशन पर पहुंच गया। तो 6 से 7 बज गए तो मेरी बेटी ने आके बोला कब तक आएंगे, क्या होगा। तो मैंने कहा शायद मैंने मालूमात यही सवाल आपने वहाँ स्टाफ से पूछा होगा कि भाई कितनी देर लगेगी? मैंने मालूमात की तो उन्होंने कहा वहाँ ओटी में लेके जाते हैं, तो ओटी में डायरेक्टली ऑपरेशन में नहीं ले जाते, थोड़ा टाइम लगता है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर बात करता है, ये होता है वो होता है, ये सारी चीज़ें। हमने कहा चलो हो सकता है घंटा गुजर गया, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो बाहर आ जाए। 2 घंटे गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कोई आया नहीं। तकरीबन 2.5 घंटे बाद मैं और फराज के जो फादर हैं फ़हीम साहब, हम दोनों वहाँ थे, तो हमें अंदर कॉल की गई। हम दोनों अंदर गए तो उन्होंने कहा कि फराज की जो है जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये कम्युनिकेशन कौन कर रहा था? वहाँ का कोई डॉक्टर था, वहाँ जो इसने एनेस्थीसिया दिया था। मुझे एक्चुअली उस सारी चीज़ों में मुझे याद नहीं रहा, उन्होंने अपना नाम भी बताया होगा, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। और एक दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको एक फॉर्म साइन करना है जिसमें कि आप परमिशन देंगे कि उसके चेस्ट ट्यूब लगाई जाए। आपने पूछा नहीं ऐसी क्या तबीयत खराब? तो मैंने उसको यही बोला कि हमने एक चलता फिरता बच्चा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी तक नहीं थी, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि आप इसको चेस्ट ट्यूब लगाएंगे। अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर चेस्ट ट्यूब लगाने वाला डॉक्टर भी शायद ही अवेलेबल हो, वो शायद ऑन कॉल होगा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा उसकी बॉडी सोइल कर रही है, उसके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर गए, तो उसके लिए हमें चेस्ट ट्यूब लगानी पड़ेगी। मैंने कहा हम तो कोई इजाज़त नहीं देंगे, हमने बिल्कुल सही भेजा था उसको, हम कोई इजाज़त नहीं देंगे कि आप उसको चेस्ट ट्यूब लगाएं। लेकिन उसके बावजूद वो ज़ाहिर बात है उन्होंने जो वो कर चुके थे उनको ज़्यादा बेहतर पता था, हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने अब तक अपना मरीज़ देखा नहीं था। खैर वो चले गए और उन्होंने चेस्ट ट्यूब भी लगा दिया। हम उस दौरान उनको मुस्तकिल कहते रहे कि आप हमारे पेशेंट से हमारी मुलाकात कराएं और हमें दिखाएं कि वो किस कंडीशन में। उन्होंने कहा 20 मिनट रुक जाएं, 25 मिनट रुक जाएं। इस बात को करते करते 3.5 घंटे गुजर चुके थे। तो उन्होंने जब हमें देखने के लिए भेजा, आप लिटरली यकीन करें, वो बच्चा जो हंसता खेलता गया था वो इस कंडीशन में था कि उसके दोनों हाथ फैले हुए थे और उसके चेस्ट ट्यूब लगी हुई थी और उसको ब्रीदिंग नहीं हो रही थी। ये उनकी नज़र में नॉर्मल था। तो मैंने उनको कहा कि अगर ये नॉर्मल है तो इससे पहले क्या सिचुएशन थी? वो वेंट पे थे? नहीं, मसनूई सांसें दी जा रही थी, ऑक्सीजन लगाई हुई थी, लेकिन उसको सांस नहीं आ रही थी। और जो ऑक्सीजन में जो सैचुरेशन आ रही थी वो क्या आ रही थी? कुछ भी नहीं। मॉनिटर्स हमने देखे नहीं, कोई मॉनिटर्स वहाँ पर नहीं थे, सब चीज़ें हटा दी गई थी, क्योंकि हमें मिलाने से पहले उन्होंने उसके पास से वेंट हटा दिया था। ओके, ताकि हमें नॉर्मल फील करा सके कि हमने उसे वेंट पे नहीं रखा हुआ है। वहाँ एक डॉक्टर कहता हुआ गुजरा था, क्योंकि शायद कुछ लोगों की आदत होती है ना बड़बड़ाने की, वो कहता हुआ गुजरा था ये लकीर पे से वापस आया है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे आपने उसको सिर्फ हमें दिखाने के लिए, उसकी ब्रीदिंग नहीं हो रही थी, इतनी मुश्किल से वो सांस ले रहा था कि वो पूरा आंखें बंद थी, दिमाग उसने उसके बाद जब वो गया उसके बाद उसने आंखें नहीं खोली। जब उन्होंने आपको बुलाया और आपने उनको देखा कि वो इस कंडीशन में, उसके बाद उन्होंने आपको सजेशन क्या दी? उन्होंने कहा कि आप इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा तो हॉस्पिटल है उसमें आईसीयू होगा। मैंने कहा ठीक है, जो आपको बेहतर लगे, क्योंकि हमारे लिए उस वक्त उनसे लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी था कि उसकी जान बचे। क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊँ तो ओटी में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, हर किसी को पता था कि क्या इंसिडेंट हो गया, क्योंकि एक के बाद एक डॉक्टर और इधर उधर सारे रश लगा हुआ था। उस दिन फराज का ही ऑपरेशन हो रहा था या और भी बहुत सारे थे। इन्होंने कहा कि हमें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा जो बेहतर लगे आप वो करें। उन्होंने कहा आप बताएं कौन से आईसीयू में शिफ्ट करें। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका मकसद क्या है, कौन से? कहने से किसी और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने ऊपर से ये उतारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर थोड़ी देर और रुकता है यहाँ पे तो इन्हीं के हॉस्पिटल में डिक्लेयर किया जाएगा। तो इन्होंने समरी क्या बना के दिया? समरी मेरे पास मौजूद है, और जहाँ तक कि वो समरी हमने उन्हें मना कर दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेगा, क्योंकि वो रात 12 रबीउल अव्वल की रात थी, रास्ते वैसे ही ब्लॉक हो जाते हैं, आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो और बिगड़ा हुआ केस नॉर्मली हॉस्पिटल नहीं लेते। हमारे सबसे नज़दीक हॉस्पिटल था, तो हमने उन्हें मना किया कि हम नहीं लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे, आपके डॉक्टर साथ जाएंगे एम्बुलेंस में। वो
वहाँ पर हैंड ओवर करेंगे। तो ये डॉक्टर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनका था, मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर भी था, वो लेके गया और उनके हैंड ओवर किया। वहाँ पर जब इन्होंने हैंडओवर किया, खुद ही सारी इन्होंने बातचीत की सब और सारी बातें इन्होंने कौन से सर्जन के हैंडओवर किया इन्होंने, या सिंपली इन्होंने कहा कि सिंपली इमरजेंसी में ले जाके उन्होंने हैंड ओवर किया, इमरजेंसी में हैंड ओवर कि किया। ऑपरेशन तो उन्होंने किया ही नहीं थे ना, कुछ ऑपरेशन तो वहाँ तक तो नौबत ही नहीं पहुंची नहीं थी कि वो ऑपरेशन करते। अभी तो सिर्फ जान बचाना मकसद था। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ, तो जाहिर बात है अगर कोई ऑपरेशन लेकिन ही नहीं हुआ ऑपरेशन तो आप करने के लिए ओटी उन्होंने लेके जो क्यों गए थे? एनेस्थीसिया दिया वही रिएक्ट कर गया। नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ तो उसको ओटी क्यों लेके गए थे? ऑपरेशन करने के लिए ही लेके गए थे ना ओटी जब उसको। एनेस्थीसिया दिया था और उसके बाद ही सारी चीजें लेकिन आपने उसके बाद खराब उनकी की तबीयत ना। खराब हो गई। आपके कहने के मुताबिक उन्होंने ये भी बयान दिया सही, कि अच्छा जब फिर वहाँ डॉक्टर्स के हैंडओवर करके लोग चले गए, इनकी टीम चली गई, गायब हो गई। वहाँ के डॉक्टर्स ने क्या कहा? वहाँ कोई काबिल डॉक्टर आपके पास आया? वहाँ का डॉक्टर जो वहाँ पर जो उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर था, सर्जिकल आईसीयू में ड्यूटी डॉक्टर था, उन्होंने कहा हमें इनको वेंट पे डालना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो पुतलियाँ हैं वो डायलेटेड हो चुकी हैं, उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो इवन उन्होंने ये भी बात बोली कि इनकी जो समरी में इन्होंने ये तक नहीं लिखा कि इसको कौन सी दवाइयाँ दी गई हैं, इसको जो एनेस्थीसिया दिया गया है वो किस टाइप का। से बेहतर था ना ये उनसे ही डिस्कस करते जब वो टीम आई थी तो। लेकिन हमें तो नहीं मालूम उन्होंने क्या डिस्कस किया क्या नहीं किया, पैसे लेकिन तो उन्होंने आपसे ले लिए होंगे ना उन्होंने, जब उस वहाँ भी एडमिट किया होगा तो बिल्कुल वो वहाँ आपको भी एक लिया। खरा दिया होगा कि तेरे पैसे काउंटर पे जमा वहाँ करा पर दे। देखें, वहाँ इस तरह की नौबत ही नहीं पहुंची। जब हम वहाँ पर गए थे तो इनिशियल अमाउंट जो मैंने डिपॉजिट की थी वो तो की थी, उसके बाद हमने फराज का ये बैंक था तो इसका पैनल या कुछ इंश्योरेंस का कुछ था तो वो उस पर चला गया था, तो हम उस तरफ तो गए ही नहीं। एक समरी मेरे पास और एक समरी मेरे पास की, आप दोनों समरीज देख लें तो आपको एक फ़र्क महसूस होगा कि एक जो कच्ची रसीदें काटने वाला दुकानदार होता है ना, उस तरह की समरी पेन से लिख के किसी कंटिन्यूशन शीट पे दी है बाकायदा तौर। उसके बाद क्या हुआ? ट्यूसडे को सुबह 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने ये सीटी स्कैन परफॉर्म किया। जब सीटी स्कैन आया तो उसमें उन्होंने ये बताया कि इसके जो ब्रेन में स्वेलिंग हो चुकी है। और उसकी वजह क्या है? हर कोई बच रहा है कि हम शायद अगर हम ये कहेंगे तो हम ये जवाब दे हो जाएंगे, तो ये तो क्लिनिक बताएगा कि ऐसा क्या हुआ कि उसका ब्रेन स्वेल कर गया। उसके बाद उन्होंने वेंट हटा दिया। लेकिन इस दौरान जो वहाँ के आईसीयू हेड थे वो हमें बता चुके थे कि इसका ब्रेन हम 99.9% श्योर हैं कि ये ब्रेन डेड हो चुका है। ट्यूसडे को ये ईईजी टेस्ट परफॉर्म किया गया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो हमने खुद भी और उन डॉक्टर्स ने भी, हमने अपने यहाँ पर जो लोकल जो न्यूरो थे उनको भेजा। इसके अलावा जो है कुछ रिलेटिव्स थे जो बाहर दुबई में या इधर उधर, उन लोगों को भेजा। तो सब ने यही कहा कि इसको आप तकलीफ़ ना दें क्योंकि ये बहुत सही नहीं आई है, क्योंकि ये कोई रिस्पांस नहीं किसी भी किस्म का, तो आप इसको वेंट से हटा दें। तो जुमेरात के दिन दोपहर को जब हम सब ने मिल के फ़ैसला किया, मेरी बेटी ने को भी पता चल, हम बताना नहीं चाहते लेकिन उसको पता चल गया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसने भी ये कहा कि आप उसको तकलीफ़ ना दें और उसे वेंट से हटा दें। जुमेरात के दिन 1:40 पे इसको वेंट से हटाया गया। 15 मिनट के अंदर 1:55 पे उन्होंने कहा कि ये अब नहीं रहा, क्योंकि बाकी मॉनिटर्स वेंट लगा हुआ था जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, सांस नहीं थी लेकिन उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हो चुका था। ये हमारी ख्वाहिश पे, हमारी ज़िद पे उन्होंने उसको वेंट पे रखा हुआ था। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने आपको जो समरी दी और जो अपनी ओपिनियन दी, उन्होंने क्या बोला कि वहीं से केस पूरा ख़राब होकर आया था? हमें समरी दी थी, उस समरी में वो समरी भी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को भेजी। उनमें से बहुत सारे लोगों का जो ओपिनियन था, वो जो चीज़ें थी, उन्होंने यही बताया कि जिस वक्त फराज को एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, साथ में जो है वेंट का पाइप भी इंक्यूबेट किया जाता है, तो उस दौरान
इसके लंग्स कोलैप्स कर गए। उस वक्त उसकी बॉडी में एक इन्फेक्शन भी डेवलप हो गया था, जो उन्होंने बताया वाइट सेल 29,000 हो चुका था, जिसकी वजह से इसका ब्रेन डेड की तरफ जा रहा था। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से फराज का एक्सीडेंट हुआ। फिर एक्सीडेंट के बाद जिस घर में रौनक थी, मेला था, शादी की तैयारियां थी, खुशियां थी, और कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था खुदा न खास्ता जिसे ज़िंदगी और मौत का मसला समझा जाता है। एक छोटा सा एक्सीडेंट था, एक छोटी सी सर्जरी के बाद उन्होंने दोबारा से नॉर्मल हो जाना था, और यही सोचकर वो जो है वो डॉक्टर के पास गए। वहाँ जो डॉक्टर ने कहा, जिस तरह से सजेशन दी, वो तमाम चीज़ें इन्होंने फॉलो की, लेकिन उसके बावजूद आज फराज इस दुनिया में नहीं हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया, तमाम जो हॉस्पिटल की समरी थी, या इससे पहले वो जिस निजी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट थे, वहाँ की जो समरी थी, वो तमाम चीज़ें इन्होंने भेजी। उसके बाद डॉक्टर्स की क्या राय थी, इनको लोगों ने क्या कहा, जो मुस्तनद डॉक्टर हैं, क्योंकि हर शख्स जो है वो इस वक्त अपना दामन बचा रहा है। उसमें कहाँ गफलत थी, कहाँ कोताही थी, कहाँ फराज जो है वो ज़िंदगी की बाजी पहले ही हार चुका था, लेकिन उसे मसनूई इवेंट पर रखा गया। डॉक्टर्स की क्या राय थी, जो कि उनके ससुर के पास मौजूद है, मैं आपको वो सुनवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, इसमें यही लिखा है कि जब हमने रिसीव किया है तो उनकी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं थी। आंखों की पुतलियां जो है ऑलरेडी उनकी डायलेटेड थी, उनकी अपनी ब्रीदिंग भी नहीं थी, उनके दोनों तरफ चेस्ट ट्यूब डाली थी, यानी कि उनको इंट्यूबेट किया था ना जब एनेस्थीसिया देने के लिए, तो उस वक्त जो उन्होंने दोनों लंग्स जो हैं उनके वो डैमेज हो गए थे, तो उन्होंने दोनों तरफ चेस्ट ट्यूब डाल दी कि वो हवा जो भर रही है ना लंग्स के अंदर, लंग्स के फटने की वजह से, तो वो जो है अब उस पाइप से बाहर निकलती रहे। और इन्होंने इन्फेक्शन भी डेवलप कर लिया था इस दौरान, यानी कि इनका जो वाइट सेल काउंट है, जो इन्फेक्शन का काउंट है, वो 29,000 का था इस वक्त। मैंने आपसे कहा था कि ब्रेन जो है वो उसकी भी, यानी वो डेथ की तरफ चला जा रहा था, उसमें ऐसे चेंजेस आ रहे थे। जब उन्होंने वेंटिलेटर पे डालने के लिए देखा तो पुतलियाँ जो हैं वो बिल्कुल फिक्स और डायलेटेड हो गई थी। तो ये वाली चीज़ें जिन पे हम डायग्नोज करते हैं कि डेथ हो चुकी है, वो ये होती हैं कि आंखें रिएक्ट करना छोड़ देती हैं। नाज़रीन, आपने ये वॉइस नोट सुना जिसमें ये पूरा डिस्क्राइब कर रही हैं कि जो हॉस्पिटल की समरी थी उसमें क्या लिखा गया था। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फराज के भाई अरसलान मौजूद हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपके भाई के दर्जात बुलंद करे। फराज का अगर मैं बात करूँ, कितने बहन भाइयों में कौन सा नंबर था? फराज मेरा छोटा भाई था। हम 3 बहन भाई हैं, एक बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ, और फिर मेरा छोटा भाई फराज। और अगर मैं बात करूँ आपका रिलेशन उनके साथ कैसा था? भाई बहन का जैसे रिलेशन होता है, हर चीज़ शेयर करना, प्यार मोहब्बत से रहना, ख्याल करना, हेल्प करना। मैं फिर भी एक जगह पे सेल्फिश हो सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई सेल्फिश नहीं होता था बहुत सारी जगह पे। पता चला था कि इस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ है, फिर इस तरीके से एक छोटी सी सर्जरी है, आपकी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, क्या हुआ था? वो इतना केयरिंग था कि उसने बोला कि पप्पा मम्मा को नहीं बताना, घर में नहीं बताना, आप मुझसे मिलने आ जाओ, आफ्टर ऑपरेशन बता देना, वो लोग बहुत परेशान होंगे। अच्छा, उन्होंने सर्जरी से पहले अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था सिर्फ इसलिए कि वो परेशान होंगे। तो मैंने बोला तुम गलत बात कर रहे हो, बता दो, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा। उनको बताना तो है ना कि अब तुम ऑपरेशन करवाने जा रहे हो, तो बताना तो ज़रूरी है। अगर मैं नहीं बताता उस वक्त, तो इस वक्त क़यामत होती। मैंने स्टेप लिया, मैंने अपनी बहनों को आराम से समझाया कि भाई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, उसका कल ऑपरेशन है। जब ये पता था जिस दिन ये ऑपरेशन के लिए जाने वाले हैं, आप उस दिन वहाँ मौजूद थे या आप कहीं अपने काम पे थे? मैं अपने ऑफिस में था। मैं 12 रबीउल अव्वल की वजह से मैं जब निकला हूँ तो ट्रैफिक जाम था, तो मैं आधा घंटा लेट पहुँचा हूँ। ये अंदर जा चुका था, जब वो जा रहा था उससे पहले मेरे पेरेंट्स से भी मिला है, अपनी वाइफ से भी मिला है, सबसे मिलकर गया। वो हंसते खेलते गया है। याद है जो उस वक्त उन्होंने कही हो कि मैं आऊँगा, मुझे ये वाला काम भी करना है, ये वाला काम भी करना है? बहुत सारी बातें हैं। अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज था, मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो अपनी वाइफ को तो वो ये बोल कर गया था कि मैं आ रहा हूँ, जब मैं आऊँ तो मेरे सामने खड़ी भी मिलना। केयरिंग इतना था, लविंग पर्सन इतना था वो ये बोल कर गया था। लास्ट वर्ड उसके ये थे। फिर वो अंदर चला गया। स्टे उस पर व्हील चेयर पर भी बैठ के नहीं जा रहा था वो, कि मैं सही तो हूँ, पैदल जा। और जब आपको पता चला कि तमाम मामलात हो गए, आप वहीं मौजूद? मैं वहीं मौजूद था। बहुत गुस्सा आया? बहुत गुस्सा था। एक रेड लाइन बनी हुई थी अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वो जाने ही नहीं दे रहे थे। और डॉक्टर का एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे वो हमें सिखा रही है, पढ़ा रही है। तो जब एट द टाइम जब ये बात हुई
कि आप इसको कहीं और शिफ्ट कर दें। तो हमने बोला है तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप शिफ्ट करेंगे, हमारे इतने कॉन्टैक्ट्स थोड़ी थे। तब भी कहीं जहन में इतनी सी भी चीज़ थी कि फराज इस तरह से हमें छोड़ के चला नहीं था, जाएगा? हम लोग रिलैक्स बाहर बैठे हुए थे कि बस अभी आ जाएगा, इसको है ही नहीं। क्योंकि मेरा भी हाथ ऑपरेट एक बार हो चुका है बचपन में से ही हुआ है। अब का जो स्टाफ है, अब जो नई टीम आई हुई है, कौन है हमें नहीं पता जिन्होंने ये काम किया हुआ है। उसके बाद आपके भाई को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया मैं गया और उसके बाद फिर सबसे वो- पहले मैं और मेरे बहनोई जो है, मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, हम लोग पहले भागे कि फराज से पहले हम पहले पहुँचे वहाँ पे। बेड का वेंटिलेटर का हमें पहले से पता करना था कि हमारा पेशेंट आ रहा है। तो एक दो कनेक्शन हमारे ऐसे थे कि हमने कॉल करवा दी थी वहाँ पर कि हम लेकर आ रहे हैं, फटाफट हमें चाहिए बेड। तो जब हम पहुँचे तो हमने केस रीड करवाया, समरी रीड करवाई। उसमें से एक डॉक्टर ऐसी थी जो पहले थी, अब वो में आई हैं। तो उन्होंने जब समरी देखी तो ये बोला कि ये इन्होंने केस बिगाड़ दिया है, आपको क्या ये नहीं पता कि इस हड्डी का तो ऑपरेशन होता ही नहीं है? मैंने बोला हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता ये बात। कहने का उन्होंने भाई पैनल पर था आपका? मैंने बोला जी। कहने उन्होंने पैसे बनाने के लिए क्रिटिकल सही कंडीशन है। कर अच्छा, दिया। डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि 95% ऐसा होता है कि ये हड्डी का ऑपरेशन नहीं ये होता, अगर 5% के कैसे चांसेस स्टिल होते हैं? करके अगर हम ऐसा अपना हाथ रखेंगे ना 6 महीने में, ये खुद ब खुद सही हो जाएगी। अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। हंसता खेलता अपने पैरों से चलता हुआ भाई आप लेके गए थे, जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो ओटी में भी व्हीलचेयर पे नहीं गया, खुद ही गया। जी। और जब उसको सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ लेकर आए, हम्म। क्या उस वक्त दिल तो फट गया होगा? पेरेंट्स को बताना बहुत मुश्किल था। मेरे फादर उनको को क्या तसल्ली दे रहे थे आप? बहुत मुश्किल से बताया। वो इस तरह रो रहे थे कि मैं ज़िंदगी में कभी मैंने रोता हुआ नहीं देखा अपने बाप को। मैं बोला मेरा जवान बेटा चला गया, मेरा जवान बेटा चला गया। और डॉक्टर की गफलत से गया। ये सबको पता है, ये सबको पता है कि डॉक्टर डेली ऑपरेशंस होते हैं, डेली होता है। लेकिन उस वक्त मुझे इस वक्त लगता है कोई ट्रेन ही था, वो ट्रेनिंग कर रहा होगा या उसको आइडिया ही नहीं रहा उसने क्या चीज़ इतनी ज़्यादा डोज दे दी कि जिस वजह से उसका ब्रेन आउट हो गया। कहते हैं सब्र आ जाता है, कोई इंसान इतना बीमार रह के कुछ इस तरह से जाए कि जिस पे आपका पहले से माइंड बन माइंड चुका हो बना कि हुआ। कि इसने अब चले जाना है। लेकिन हमने जो उसको 3 दिन 2 दिन वेंट पे रखा है, वो सिर्फ इस वजह से रखा है कि इन लोगों को यकीन आ सके, वरना पहली रात को ही डॉक्टर ने हमें बता दिया था। आपकी नज़र में इंसाफ क्या है? हमें वो बस डॉक्टर चाहिए जिन्होंने ये किया है, वो आए हमसे कांटेक्ट करें। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि तुमने ऐसा क्यों किया है। सही है। और आप ये जो आवाज़ उठा रहे हैं इसका मकसद भी यही है ना कि आज फराज के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। ये बहुत पेनफुल मोमेंट है हमारे ज़िंदगी का। मेरे अपनी लाइफ में वो जो रातें गुजारी हॉस्पिटल में, मैं 3 रातें नहीं सोया। एप्लीकेशन दी है, कहीं FIR कटवाई है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन गए हैं? सिंध हेल्थ केयर कमिश्नर हम जाएंगे, हम लोगों ने फॉर्म फॉर्म आपने वगैरह फिल फिल कर दिया मेरे हाथ में। ये एक थाने में एप्लीकेशन हमने जमा करा दी है, तो FIR अभी तक नहीं हुई है क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं और वो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन नाज़रीन, है। ये आप देख सकते हैं, ये एक इन्होंने थाना नाज़िमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक एप्लीकेशन जिसमें तमाम चीज़ें इन्होंने क्लियरली बताई हुई हैं। उसके साथ साथ जो है वो इन्होंने वो तमाम जो हॉस्पिटल हैं, ये देखें आप, उनकी जो है वो समरी भी लगाई हुई है, अल्ट्रासाउंड भी है और साथ साथ सिंध हेल्थ केयर कमीशन का फॉर्म है इनके पास जो कि इन्होंने फिल किया है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फराज की सास मौजूद हैं और शद्दत गम से निढाल है। पहली बेटी थी उनकी जिनके शौहर थे ये फराज, और इस वक्त दूसरी बेटी की शादी की तैयारियां घर में थी और ख़ुशियों का सा एक माहौल था। और उसमें उस वक्त ऐसी ख़बर का आना यकीनी तौर पर किसी भी तरह से काबिल बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहले हम अफसोस करेंगे, अल्लाह ताला फराज को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कैसा बच्चा था फराज? बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल मेरे बेटों की तरह था, मेरे बेटे से भी बढ़ के था। बल्कि अखलाक का भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा था वो। जो इनकी अहलिया थी यानी जो आपकी बेटी थी, वो खुश थी उनके साथ? माशाल्लाह मेरी बच्ची को तो बहुत खुश रखा हुआ, हाथों हाथ रखा हुआ था। क्या कहती थी फराज के हवाले से? होता है ना अक्सर लड़कियां अपनी माओं को सारी बातें बताती हैं कि भाई ये इस तरह से तंग करते हैं या मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत ख्याल रखता था वो, बहुत। मतलब हमारे घर में बड़ी थी ना, तो पूरी जिम्मेदारी थी उस पर, हम लोगों ने बड़ा बनाया हुआ था, लेकिन फराज ने उसको बिल्कुल बच्चा बनाया हुआ था। हर चीज़ उसके लिए करता था, बहुत खुश रखा हुआ था उसको, कभी परेशान नहीं किया। कभी उसने 3 साल में तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं की इकरा से, कभी भी। बहुत प्यारा। मैं फराज की अम्मी थी, मुझे अपनी बेटी का अफसोस नहीं है, मुझे फराज के जाने का बहुत अफसोस है।
जो लिखी हुई होती है ना उस पर सब्र आ जाता है, लेकिन जो इस तरह से नागहानी होती है ना, चलता फिरता गया ना मेरा बच्चा, पैरों पे चलता फिरता। इन लोगों ने जो 3 घंटे ज़ाया किए ना, इनको वो नहीं करने चाहिए थे। जब फराज की तबीयत बिगड़ी थी ना, ये हमें तभी बताते, हम उसको फ़ौरन लेके चले जाते। 3 मिनट को उन्होंने 3 मिनट में कहते हैं दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, उन्होंने 3 मिनट को 3 घंटों में बदल दिया। उनसे नहीं समझ रहा था हमारा बच्चा, हमें वापस कर देते, हम बचा लेते उसको कुछ भी करके। जब ख़त्म कर दिया तो कैसे बचता? हमारी दुआओं में भी असर नहीं रहा, हमने बहुत दुआएं की। मैं चाहती हूँ उन लोगों को सजा मिले, उनका हॉस्पिटल बंद हो जाए। वो जीते जागते बच्चे मार देते हैं, हम अपने बच्चों को घर में रख के मारे हैं, अस्पताल ले जाके मरने देते हैं उनको, उनके हवाले कर दें अपने बच्चे, बंद कर दें अस्पताल, ना जाए उनके पास कोई। मेरी बेटी का घर उजड़ गया, मेरी छोटी बेटी है, बहुत छोटी उम्र है उसकी, वो भी छोटा सा ही था मेरा बच्चा। अभी इकरा की क्या कंडीशन है? बस वो ना कुछ खा रही है ना पी रही है, कुछ भी नहीं वो, क्योंकि फराज वादा करके गया था कि मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ। वो एंड तक यही बोलती रही, फराज देर करता है लेकिन वो आ जाएगा, उसने मुझे बोला है वो आ जाएगा वापस। क्या कहेंगी अरबाब इख्तियार से और उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं, जो आपकी दाद रसी भी कर सकते हैं, क्या कहेंगे उन्हें? बस मैं ही कहूँगी किसी की ज़िंदगी से इस तरह ना खेल। हमारे 2 खानदान उजड़ गए, सब बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। इस तरह किसी की ज़िंदगियों से ना खेले वो लोग। कोई बात फराज की आपको याद हो जिसका जिक्र करना चाहे? उसने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, मैं कोई भी काम बोलती थी, मेरा बेटा एक टाइम पे मुझे मना कर देता था, लेकिन फराज हमेशा जी मम्मा हो जाएगा, मम्मा आप फिक्र नहीं करें। वो सारे काम भाग भाग के कर रहा था, पूरी शादी की तैयारियां भाग के कर रहा था, मम्मा मैं सब कर लूँगा आप फिक्र नहीं करें। बेटा था मेरे घर का वो। नाज़रीन, हमारे साथ मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट हाई कोर्ट फ़हाद बलोच मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा फ़हाद, इस केस को आपने बहुत बारीक बीनी से देखा है। देखें, ये केस जो है ना, असल में ऐसे जो केसेस हैं जितने भी हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ आते हैं, इससे पहले भी हमने एक केस फाइल किया एक हॉस्पिटल के ख़िलाफ़, प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन हमारी पटिशन डिसमिस इस बात पे हुई कि उन्होंने कहा हम डॉक्टर की FIR नहीं काट सकते। जज साहब ने कहा, बोला हमारा डोमेन नहीं है, आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन पहले रुजू करें और फिर जो है ना आप हमारे पास आइएगा जब वो अपने ग्राउंड्स पर कोई रिपोर्ट बना के दें। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो ऐसा इदारा है जिसके अंदर जो है ना वो कंप्लेन दी जाती है पहले, और फिर कंप्लेन लेने के बाद वो आपको ये बात कहते हैं कि आप जो है ना वेट करें और हम जो है वो आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे। और कोर्ट भी इसी बात पे जो है वो जोर देता है कि आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है जो पहला फोरम है उसको अप्लाई करें, वहाँ कुछ नहीं होगा तो हमारे पास आएँ। अब मसला ये है कि जो पहला फोरम है वही आपका दम तोड़ देता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक चीज़ ये भी कहता है आपको कि जब आप हमारे पास एप्लीकेशन जमा कराने आए हैं तो उससे पहले आप उस हॉस्पिटल जाएं जिस हॉस्पिटल में आपके साथ खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा वाक़या हुआ है और वहाँ से रिसीविंग लेकर आए, फिर आप हमारे पास आएँ। देखें, रिसीविंग तो वो दूसरा हॉस्पिटल दे ही नहीं रहा होता। आपको खुद पता है कि जो नेग्लिजेंस करेगा हॉस्पिटल, अभी क्लिनिक का मसला है, क्या ये रिसीविंग देंगे हमें किसी चीज़ की नहीं देंगे? क्यों अपने गले में जो है ना वो फिल्म बनाएंगे? इसको हम लेके जाएंगे सिंध हेल्थ केयर कमीशन, वो इतना टाइम लगा देंगे, इतना डिले कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स का एहतसाब कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई और तो कर नहीं रहा होता। और फिर उसके अंदर मसला ये होता है कि वो क्या ग्राउंड्स बनाते हैं क्या नहीं बनाते, डॉक्टर बाहर भाग जाता है, कहीं भाग जाता है, कहीं चला जाता है, फिर बोलते हैं हमने तो निकाल दिया उस डॉक्टर को, ये सब होता है। और फिर उसके बाद कहते हैं हमारी तो जिम्मेदारी नहीं बनती। तो जब एक ऐसा इदारा बना दिया गया है जहाँ पे जो इस तरह के तमाम मसाइल उनकी सुनवाई हो, तो वो क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से? देखिए, इसकी सुनवाई का मसला ये है कि इसकी सुनवाई यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। इसकी सुनवाई जब कोर्ट में सारी सुनवाइयाँ हो रही है ना, तो वही सुनवाई कोर्ट में भी हो और कोर्ट ही इसका एक कमीशन बनाए अलग डॉक्टर्स का, जो इम्पार्शल डॉक्टर्स हैं, और उनकी रिपोर्ट पे काम करें। अब मसला ये है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो सारे इन्फ्लुएंस हैं, वो सारे इन्फ्लुएंस्ड होंगे इन हॉस्पिटल से, किसी ना किसी फेवर के अंदर, किसी ना किसी चीज़ के अंदर। आप देखें कितनी नेग्लिजेंस होती है अस्पतालों के अंदर ना, कि अभी जब इनका मैंने केस उठाया तो मेरे पास और बहुत से मैसेज आने लगे कि 2005 में मेरे बाप को मार दिया था, 2013 में मेरे भाई की टांग खराब कर दी थी, मैं निकाल के ले गया अपने भाई को। तो इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं। अब फिर दूसरी बात ये कि इनको कहा गया कि वहाँ ICU नहीं है, ICU नहीं है तो उनकी वेबसाइट पे ICU किस चीज़ का बना आ रहा है? जान छुड़वानी थी, जान छुड़वाई ताकि हमारे पे नाम ना आए। यहाँ दम तोड़ गया तो हमारे को लोग तोड़ फोड़ करेंगे, जो भी होगा मसले मसाइल होंगे, तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाई। और देखें, अब इतने दिन गुजर गए, अब हेल्थ केयर कमीशन हम जा रहे हैं कंप्लेन लेके, हम उसके बाद जाएंगे, इतने दिन में तो एविडेंस मिट जाता है। आप एविडेंस को सेव कैसे कर सकते हैं? आपका एविडेंस तो मिट जाएगा ना। आपने कोई SOP दी हुई है कि भाई आप कंप्लेन करें, ना कोई ऐसा कोई सेल बना हुआ है हेल्थ केयर कमीशन का। जिनका कहना है हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके कंप्लेन करें। देखिए, वेबसाइट और पे हमारी जो तमाम शिकायतें हैं इसके लिए एक अलग
मखसूस एक जो सेल बना हुआ है वही लोग, उन लोगों से आप रब्ता करें। आप करके देख लीजिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बनेगा, ना बन पाएगा। मुझे भी पता है कि कोर्ट ही जाना पड़ेगा आखिर में। हम सिर्फ हेल्थ केयर कमीशन का फोरम एक ज़रूरत है इसलिए अप्रोच कर रहे हैं, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको अप्रोच करने में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, अगर ये काम कर रहा होता तो इस तरह नेग्लिजेंस नहीं हो रही होती, इस तरह के डॉक्टर्स नहीं बन रहे होते। चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं ऐसा होता है कि पता चल जाए कि हाँ जी ये डॉक्टर का ही कसूर था, तो उसमें कानून क्या कहता है? देखें, कानून सबसे पहले उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उस हॉस्पिटल पे पेनल्टी लगेगी, कंपनसेशन लगेगी। अगर वो भी पूरी नहीं करते तो हो सकता है सील भी हो जाए। लेकिन आप का नाम सुन ली, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो उनका इन्फ्लुएंस भी वैसी होगा, उनको सील कराना तो मुश्किल ही होता है। लेकिन ये है कि कम से कम उस डॉक्टर के ऊपर जिसने गफलत की है, अब वो एक दूसरे पर डाल रहे होते हैं, वो 3-4 डॉक्टर होते हैं ना, वो बोलता है इसने किया, वो एनेस्थीसिया के लिए तो एक अलग स्टाफ होता है ना, अलग कोई डॉक्टर होता है या अलग स्टाफ होता है जो कि ट्रेंड होता है, जो देता है। तो कुछ नहीं बता रहे कौन था, अभी कुछ क्या भी किया, कहाँ नेग्लिजेंस है, कुछ भी नहीं बताया। इनके पास एक समरी है, इनके पास बिल्स हैं, इन्होंने एडमिट किया था, इनके पास उसका रिकॉर्ड है, इनको तो कुछ भी नहीं बताया ना। इनको आपने एनालाइज किया, वो क्या किया? मैंने एनालाइज यही किया कि इनकी गफलत हुई है, इन्होंने जो है ना वो एनेस्थीसिया तो उसको ज़्यादा दे दिया या कोई चीज़ उसकी बॉडी में रिएक्ट कर गई है। इसी तरीके का एक केस अभी एक हॉस्पिटल में और भी हुआ है मेरे एक दोस्त के कोर्ट क्लर्क के साथ। उसका भी यही हुआ, बेचारे का उसको एडमिट किया और उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसका दिल बंद हो गया 22 साल सही। का। और उसका क्या, किस चीज़ की सर्जरी थी उसकी? उसकी तो फिशर की सर्जरी थी, एनल फिशर, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इन सारी चीज़ों से, और उसकी सर्जरी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। यहाँ पे भी यही हुआ है, एनेस्थीसिया दिया, सर्जरी की तो नौबत ही नहीं आई। असल में मसला ये है कि एनेस्थीसिया देने वाला पूरी हिस्ट्री चेक नहीं करता, सही है, कि क्या इश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, क्या है, एनालाइज कर, हालांकि एडमिट कर लेते हैं एक दिन पहले से पता करने के लिए कि क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है, वो बस एज इट इज़ जैसे बेहोश करने वाला तरीका होता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी गफलत दिखाई, जो कि वो दिखाते रहे और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा उससे। तो उन्होंने बोला जहाँ 1000 मर गए वहाँ 1001 हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ 1001 हो जाएगा तो 1002 भी और हो इससे जाएगा, ज़्यादा हाँ, तादाद 2000 ना भी हो बढ़े, जाएगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करना चाहिए कि इसके लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले सिंध हेल्थ केयर कमीशन को एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि 7 दिन में वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएं, 3 दिन 7 दिन इस तरह, और वो जमा कराएं। और अगर वो रिपोर्ट सही नहीं बनती तो कोर्ट में एक इम्पार्शियल कमीशन बनाया जाए जो डॉक्टर्स का बने और वो चेक कर ले आके। आप देख लीजिएगा बिल्कुल सही हो जाएंगे सारे हॉस्पिटल। जहाँ सर्जरी नहीं करनी होगी वहाँ नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती की कोई मैटर्स कहीं नहीं आएंगे। लेकिन मसला ये है कि अमेंडमेंट कौन लेके आएगा? पार्लियामेंटेरियंस सिंध हेल्थ केयर कमीशन लाएगा, उनके ऊपर सिंध हेल्थ मिनिस्टर है हमारी मैडम अजरा पेचो, और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस मैटर को लाजमी खुद देखें, ज़ाती तौर पे देखें, क्योंकि ये एक मैटर की बात नहीं, इस तरह से चलता ही रहेगा फिर ये। अगर ये प्रूव हो जाती है नेग्लिजेंस है तो उस पर ऐसी सजाएं होनी चाहिए कि वो मिसाली हों। बिल्कुल मिसाली सजाएं होनी चाहिए, बल्कि इम्प्रिजनमेंट भी होनी चाहिए, जेल भी होनी चाहिए डॉक्टर्स को। हर जगह डॉक्टर जो है वो अपनी मनमानी के लिए रोडों पे जाके बैठ जाते हैं। तो अब हमारे पास भी यही है कि अगर हमारी नहीं मानी जाएगी तो हम भी रोड पे बैठेंगे। क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? ये आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। बात बोलता हूँ कि आप एक कलेक्टिव मसला है, आप इस पर आवाज़ उठाएं, लड़ें, अपने लिए नहीं अपनी आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि ये जो वाक़या इनके साथ हुआ है वो आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, कोई साथ नहीं होता। तो एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं और हम इस पर धरना भी देंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दें और दुआ करें हमारे लिए। नाज़रीन, फराज फ़हीम के घर वाले इस वक्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं, क्योंकि जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं वो सिर्फ तकलीफ़ झेलने वाला ही जान सकता है। और इनका जो भी मौक़िफ़ था वो आपने सुना। इस हवाले से हम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कासिम लाखों से भी राय लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा एक्सीडेंट होता है, हंसली या कंधे की हड्डी अगर टूट जाए तो क्या ऑपरेट करना ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, कंधे या हंसली की हड्डी टूटने से ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन हो। 95 से 98% ये कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट करने से ये सही हो जाती है, जिसमें 4 से 6 हफ्ते के लिए मरीज़ के बाजू को हम रेस्ट देते हैं पॉली सिलिंग में, या ब्रॉड आर्म सिलिंग देते हैं, या सिंपल सिलिंग भी देते हैं, और उसमें दर्द की दवाई खानी होती है, जिसमें 4 से 6 हफ्ते में मरीज़ की हड्डी इसमें जुड़ जाती है। इसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या प्रोसीजर होता है जिससे हंसली या कंधे की हड्डी क्रैक होने या टूटने पे किया जाता है? इसके ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं। एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसमें हम ब्रॉड आर्म सिलिंग देते हैं या पॉली सिलिंग देते हैं, दर्द की दवाई देते हैं, जिससे 95 से 98% सही हो जाते हैं। दूसरा तरीका है सर्जरी।
सर्जरी में दो तरीके हैं, या तो हम प्लेट लगाते हैं या तो अंदर हड्डी में इंट्रामेडुलरी रॉड डाल देते हैं, तो उससे सही हो जाता है। लेकिन 95 से 98% ये मरीज़ जो हंसली या कंधे की हड्डी होती है, जिसको हम क्लेविकुलर या कॉलर बोन कहते हैं, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सही हो जाती है। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा कि एनेस्थीसिया के दौरान मरीज़ का कितनी देर में होश में आना ज़रूरी है, और इस दौरान अगर कोई पेशेंट कोमा में चला जाए तो क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, ऑपरेशन के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर, जैसे एनेस्थीसिया वाले रिवर्सल देते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर मरीज़ होश में आ जाता है। अगर होश में नहीं आता तो उसके रीज़न है कि या तो एनेस्थीसिया ड्रग्स का ओवरडोजेज हो, या तो फिर आइट्रोजेनिक इंजरी, जैसे ऑपरेशन के दौरान, स्पेशली क्लेविकुलर फ्रैक्चर में ऑपरेशन के दौरान आइट्रोजेनिक इंजरी होती है पिल्यूरल की, तो उसमें हीमोथोरेक्स या नीमोथोरेक्स हो जाती है, जिसमें फेफड़े कोलैप्स हो जाते हैं और जिसकी वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाता मरीज़, और उसको आर्टिफिशियल वेंट की ज़रूरत पड़ती है और मरीज़ को वेंट पे डालना पड़ जाता है, और उस वजह से उमूमन मरीज़ एनेस्थीसिया से रिकवरी नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कंधे के कोई मामूली से ऑपरेशन में अगर सीरियस कंडीशन हो जाना, कोमे में चले जाना और फिर मौत की आगोश में चले जाना, तो क्या वजूहात हो सकती है? इसमें क्या कोई तिब्बी नाअहली होगी? या तो मिस्ड इंजरी हो, ऑपरेशन से पहले ही मरीज़ को चेस्ट इंजरी हो, हीमोनीमोथोरेक्स हो और मिसडायग्नोस हो, जिसकी वजह से मरीज़ ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी मरीज़ की डेथ हो सकती है। और दूसरा, ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से मरीज़ सीरियस हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, वो ये है सबक्लेवियन वेसल होती है। यहाँ पे क्लेविकल के ऑपरेशन के दौरान हो सकता है सबक्लेवियन वेसल की इंजरी हो, जो मेजर वेसल है बॉडी की, जो खून सप्लाई करती है पूरे जिस्म को, तो उसकी इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है मरीज़ की। और तीसरी वजह यह है कि आइट्रोजेनिक पिल्यूरल इंजरी हो, जिसकी वजह से हीमोथोरेक्स और नीमोथोरेक्स हो जाए और मरीज़ ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाता और जिसको आर्टिफिशियल वेंट की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ औक़ात मरीज़ की डेथ हो जाती है। डेफिनेटली उसमें ये जो तिब्बी अमले का अहम रोल है, अगर वो उसको डायग्नोस अर्ली कर पाता है तो उसको मैनेज कर सकता है। अगर वो अपने कॉम्प्लिकेशन को अर्ली डायग्नोस नहीं कर पाता ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद, तो मरीज़ की जान जा सकती है। इंसानी जान का ज़िया एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, जिसका खमियाजा कई जिंदगियों को भुगतना पड़ता है। सरकारी और निजी अस्पताल दोनों मरीजों की सेहत की देखभाल करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन जहां ज़रा सी भी लापरवाही बरती जाए, वहां कोई भी वाक़या और हादसा रोनुमा हो सकता है। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है, जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को सच के सफ़र से इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।